कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नारायणपुर छत्तीसगढ़। इस वीडियो लेक्चर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर पेपर 1 यूनिट 1 के अंतर्गत आने वाला टॉपिक बॉमल का बिक्री अधिकतमीकरण मॉडल, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ बॉमल। बॉमल, मैरिस, विलियमसन, ये तीनों अल्पाधिकारी मॉडल के प्रबंधवादी सिद्धांत के अर्थशास्त्री हैं। अर्थात ये पहले अर्थशास्त्री हैं जो प्रबंधवादी अर्थशास्त्री होने का दावा करते हैं, क्योंकि इसके पहले हॉल और हिच ने फर्म के सीमांतवादी विश्लेषण की आलोचना की और उसमें कहा था कि फर्म का एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है, बल्कि फर्म के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जिनमें से एक बॉमल का बिक्री अधिकतमीकरण यानी सेल्स को मैक्सिमाइजेशन करना, बिक्री को अधिकतमीकरण। दूसरी तरफ विलियमसन है जो कहते हैं कि यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना फर्म का उद्देश्य होता है। तीसरी तरफ मैरिस है जो कहते हैं कि फर्म ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन करना चाहती है। इस तरह से इन अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग व्याख्याएं की कि फर्मों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो बॉमल क्या कहते हैं कि फर्म का उद्देश्य बिक्री अधिकतमीकरण होता है। प्रोफेसर बॉमल ने 1967 में एक किताब लिखी, बिजनेस बिहेवियर वैल्यू एंड ग्रोथ। बिजनेस बिहेवियर वैल्यू एंड ग्रोथ 1967 में पब्लिश हुई और उसी पुस्तक में इन्होंने इस सिद्धांत का जिक्र किया। ये पहले अर्थशास्त्री होते हैं बॉमल जो एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींचते हैं प्रबंधक और शेयर होल्डर्स के बीच, स्वामी और प्रबंधकों मैनेजरों के बीच, और वो कहते हैं कि दोनों के अलग अलग उपयोगिता फलन होते हैं। हम देख सकते हैं कि प्रबंधकों के उपयोगिता फलन में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। अर्थात प्रबंधक क्या चाहता है? प्रबंधक चाहता है ज्यादा वेतन, पावर, स्टेटस और जॉब सिक्योरिटी, नौकरी की सुरक्षा। दूसरी तरफ शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं? स्वामी की उपयोगिता फलन क्या है? वो क्या चाहते हैं? स्वामी की उपयोगिता द फंक्शन ऑफ लाभ। वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फर्म लाभ कमाए, जिससे लाभांश का हिस्सा शेयर होल्डर्स को प्राप्त हो। पूंजी, कैपिटल, जन सामान्य में भावना, उस फर्म के उत्पाद के प्रति एक विशेष लगाव कैसा है पब्लिक में, ये और बाजार का हिस्सा, शेयर मार्केट शेयर क्या हिस्सा है बाजार में उस फर्म के उत्पादों का, ये इस तरह से ये दोनों के उपयोगिता फलन अलग अलग होते हैं, ऐसा बॉमल कहते हैं। और ये पहले अर्थशास्त्री होते हैं जो उसके बीच एक स्पष्ट विभाजक रेखा खींचने का प्रयास करते हैं। अब बॉमल चाहते हैं, बॉमल ये कहते हैं कि हमारा बिक्री अधिकतमीकरण से आशय विक्रय की भौतिक मात्रा अधिकतम करने से नहीं, बल्कि उनका आशय विक्रय आय यानी रुपए डॉलर अधिकतमीकरण से है, जिससे कुल आगम में वृद्धि हो सके, यानी टोटल रेवेन्यू में वृद्धि हो सके। टोटल रेवेन्यू में किस तरह से वृद्धि हो सकती है? बिक्री की इकाइयां गुणे कीमत, इससे हमको टोटल रेवेन्यू प्राप्त होगा। जितनी ज़्यादा हम फर्म की इकाइयों को बेचते हैं उस कीमत पर उतना हमको रेवेन्यू प्राप्त होगा। वो चाहते हैं कि इस बिक्री की इकाई को बढ़ाई जाए ताकि हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ सके। अच्छा, जब टोटल रेवेन्यू को बढ़ा रहे हैं और बिक्री अधिकतमीकरण कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि बॉमल लाभ अधिकतमीकरण की उपेक्षा कर रहे हैं। लाभ अधिकतमीकरण आवश्यक है, एक न्यूनतम लाभ का स्तर आवश्यक है फर्मों के लिए। तो वो ये कहते हैं कि फर्म के लाभ उद्देश्य की पूर्ण उपेक्षा नहीं करते बॉमल, बल्कि वो ये कहते हैं कि लाभ अधिकतमीकरण की तुलना में फर्म के लिए बिक्री अधिकतमीकरण अधिक युक्तिसंगत और यथार्थवादी है। यानी वो लाभ के एक न्यूनतम स्तर की अपेक्षा करते हैं और उसकी तुलना में वो बिक्री अधिकतमीकरण को ज़्यादा महत्व देते हैं।
लाभ का एक स्तर क्यों आवश्यक है? चूंकि उत्पादन प्रक्रिया में किसी फर्म को लगे रहने के लिए आवश्यक है कि उसके लिए वो आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर बाजार से पूंजी प्राप्त कर सके। और बाजार से पूंजी तभी प्राप्त करेगा जब फर्म कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर रही होगी। यदि कोई फर्म लाभ प्राप्त ना कर रही हो तो भला उस पर कौन पूंजी लगाएगा? इसलिए एक न्यूनतम लाभ के स्तर की बात बॉमल भी अपने इस सिद्धांत में कहते हैं कि ताकि शेयर धारक हमारी फर्म पर पूंजी लगा सकें, हमारे शेयर्स खरीद सकें, इसके लिए आवश्यक है कि एक न्यूनतम लाभ का स्तर प्राप्त हो। अब हम ये देखना चाहेंगे कि किस तरह से वो उत्पादन और कीमत को, यानी इन दोनों चीज़ों को किस तरह से निर्धारित करेंगे, इस प्रक्रिया को अब हम समझेंगे। यदि हम उनके इस विश्लेषण को देखें कि कीमत तथा उत्पादन निर्धारण बॉमल किस तरह से करते हैं, तो उसके लिए हमने इस ग्राफ की सहायता से उत्पादन तथा कीमत निर्धारण किस तरह से होगा बॉमल के इस थ्योरी में, उस प्रक्रिया को हम अब समझेंगे। अब ओ एक्स अक्ष में हमने प्रोडक्शन को लिया है, उत्पादन की क्रिया को लिया है। ये OQ1, OQE, OQ2 और OQ3 ये उत्पादन के अलग अलग बिंदु हैं। और OY अक्ष पर हमने कुल आगम यानी टोटल रेवेन्यू, कुल लागत टोटल कॉस्ट और लाभ यानी इस पाई को जो लाभ से प्रदर्शित कर रहा है उसको हमने OY अक्ष पर लिया है। क्यों? चूंकि एक न्यूनतम लाभ का स्तर हमें चाहिए, तो हम पहले हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि एक न्यूनतम लाभ का स्तर क्या होगा। एक न्यूनतम के लाभ के स्तर को निर्धारित कौन करेगा? बॉमल कहते हैं कि ये न्यूनतम लाभ का स्तर निर्धारित होगा शेयर होल्डरों के द्वारा, प्रबंधकों के द्वारा। तो यदि OM, ये O मूल बिंदु है, O मूल बिंदु है, OM यदि हम ये मान लें कि न्यूनतम लाभ का स्तर है, अर्थात इतना लाभ किसी भी फर्म को चलाए रखने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आवश्यक है, तो OM ये लाभ का स्तर है। और M1 इस लाभ के स्तर को दिखाती है कि उत्पादन चाहे OQ1 हो, चाहे OQ हो, चाहे OQ2 हो, चाहे OQ3 हो, लेकिन लाभ का स्तर क्या है? कांस्टेंट है, समान है। तो M1 रेखा ये दिखाती है कि उत्पादन के प्रत्येक बिंदु पर लाभ का एक समान स्तर है, यानी ये पाई क्या है? कांस्टेंट है, यानी स्थिर है। ये लाभ जो न्यूनतम लाभ का स्तर है वो क्या है? स्थिर है। अब हम समझते हैं जैसे जैसे उत्पादन की प्रक्रिया होती है टोटल रेवेन्यू बढ़ता है और टोटल कॉस्ट भी बढ़ते हैं। अब ये जो चित्र है, ये आपको दिखा रहा है टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम या कुल आय, और ये आपका टोटल TC या कुल लागत है। हम ये सामान्य समझ ये कहती है कि यदि इस सिद्धांत के अंतर्गत हमारा लाभ अधिकतमीकरण उद्देश्य होता, जैसा कि सीमांत वाली अर्थशास्त्री मानते हैं, तो होता क्या? तब कुल आगम और कुल लागत के बीच का जो डिफरेंस है वहां लाभ अधिकतम होता है। अर्थात यदि TR माइनस TC जहां अधिकतम हो वो बिंदु क्या होगा? लाभ का बिंदु होगा, अधिकतम लाभ होगा वहां जहां इस पॉइंट पर जहां दोनों के बीच अंतर ज्यादा हो, यानी कुल लागत और कुल आगम, ये आगम और ये लागत, आय ज्यादा होगी, लागत कम होगी। तो ये लागत अगर इस बिंदु पर हम देखें, दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें तो यहाँ R1 R पर ये ज़्यादा सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, और अगर हम देखें ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, तो यदि यहाँ उत्पादन हम करते यानी
OQ1 बिंदु पर उत्पादन करते तो हमें लाभ सर्वाधिक होता। यदि कोई फर्म सिर्फ लाभ के उद्देश्य से काम करती तो वो किस बिंदु पर उत्पादन करती? OQ1 बिंदु पर उत्पादन करती और इतना वो लाभ अर्जित करती R1 R के बराबर। लेकिन बॉमल क्या कहते हैं? बॉमल कहते हैं लाभ अधिकतम नहीं करना, लाभ तो न्यूनतम लाभ का स्तर हमें इतना चाहिए, यानी ये लाभ का स्तर है, इससे नीचे उत्पादन नहीं होगा। अच्छा, तब होगा क्या? अब हम आगे देखें तब उत्पादन कितना आगे बढ़ता है। अगर हम यहाँ पास देखें तो यहाँ ये हम देख रहे हैं कि कुल रेवेन्यू यानी चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू बाई चेंज ड्यू टू चेंज ऑफ प्रोडक्शन, डेल्टा क्यू में कुछ चेंज होने के बाद डेल्टा आर में जो चेंज हो रहा है वो यहाँ क्या है? इस बिंदु पर क्या है? पॉजिटिव। और यदि इस बिंदु पर हम देखें, इस बिंदु इसके पहले वाले बिंदु पर यदि हम यहाँ पास देखें तो यहाँ पास दोनों इक्वल है यानी बराबर है। और यदि यहाँ देखें तो हमारे यहाँ क्या है? कॉस्ट ज़्यादा है इस बिंदु पर और ये रेवेन्यू है। तो अगर हम इसके आगे बढ़ते चले जाएं, उत्पादन OQ1 पर देख लिया, अब हम OQE, OQ2 और OQ3 पर देखें। अगर हम ये देखें तो ये R3 जो पॉइंट है ये है कुल आगम का और ये है कुल लागत का। तो ये कुल आगम यहाँ मैक्सिमम है, यानी कुल आय यहाँ अधिकतम होगी। तो कुल आय यहाँ अधिकतम होगी, तो कुल आय यहाँ अधिकतम होने का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि डेल क्यू उत्पादन में थोड़ा सा भी परिवर्तन होने पर आर में जो परिवर्तन होगा, रेवेन्यू में जो परिवर्तन होगा वो शून्य होगा। अर्थात यहाँ जो सीमांत आय होगी, जो मार्जिनल रेवेन्यू होगा वो इस बिंदु पर क्या होगा? शून्य होगा। यानी अब और अधिक उत्पादन यदि हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो रेवेन्यू है, कुल रेवेन्यू है, उस कुल रेवेन्यू में वृद्धि नहीं होगी। अर्थात जिसकी वृद्धि घटता हुआ है तो फिर वो रेवेन्यू क्या होगी? घटती हुई होगी। तो इसलिए यहाँ आर 0 है या डेल्टा आर बाई डेल्टा क्यू इक्वल टू 0, और यहाँ पास जो इलास्टिसिटी होगी 1 होगी R3 बिंदु पर। अच्छा, तब यदि कुल आय अधिकतम है QT, यदि हम OQ2 का उत्पादन करें तो हमें आय प्राप्त होगी R3 Q2 जो सर्वाधिक है। बॉमल के हिसाब से हमें ये करना चाहिए था, क्योंकि TR जहां अधिकतम हो हमने देखा वही करना है। लेकिन बॉमल ने एक शर्त जोड़ी कि TR तो अधिकतम हो पर जो न्यूनतम लाभ की रेखा है उसको भी पूरा करें, और न्यूनतम लाभ की रेखा जो M1 है इस बिंदु पर कहाँ है? इस बिंदु पर न्यूनतम लाभ की रेखा यहाँ काट रही है। ये है, ये जो P1 जो रेखा है ये बताती है लाभ के स्तर को। तो अगर लाभ का स्तर यहाँ होगा तो उत्पादन हम शुरू यहाँ पास उत्पादन नहीं कर सकते, चूंकि ये क्या है? ये न्यूनतम लाभ के स्तर से नीचे है और न्यूनतम लाभ हमको इतना चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए आवश्यक क्या है कि ऐसा बिंदु जो न्यूनतम लाभ के बिंदु पर हो, जैसे ये जो है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम नाम दे दें पाई ई। ये जो इक्विलिब्रियम का लाभ का बिंदु है इसे हम नाम दे रहे हैं पाई ई, इक्विलिब्रियम ऑफ पाई। ये जो लाभ का बिंदु यहाँ पास यदि हम देखें तो उत्पादन को ले जाए R2 और नीचे ले जाए, यानी OQE पर उत्पादन जब हो रहा है तो हमको आय कुल रेवेन्यू कितना प्राप्त हो रहा है? R2QE। R2QE हमें कुल रेवेन्यू प्राप्त होगा और उस समय हम उत्पादन क्या कर रहे होंगे? OQE। तब हमें बॉमल की वो शर्त भी पूरी हो जाएगी जहां वो कहते हैं कि न्यूनतम लाभ के स्तर पर होना चाहिए कम से कम। तो न्यूनतम लाभ का स्तर भी यहाँ प्राप्त हो जाएगा और उत्पादन भी हो जाएगा। इस तरह से यदि हम देखें तो इस डायग्राम को यदि हम समझें तो उत्पादन स्तर OQ1 पर, उत्पादन स्तर OQE1 पर
कीमत क्या होगी, प्राप्त कुल आगम बटे उत्पादन की मात्रा। तो प्राप्त कुल आगम क्या होगा, इस पर आगम होगा R2 QE, R2 QE। उत्पादन की मात्रा क्या होगी, OQE। तो OQE, फिर उत्पादन स्तर OQ1 पर, अगर हम उत्पादन स्तर OQ1 पर करें तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, R1 Q1, और उत्पादन की मात्रा क्या होगी, OQ1। हम चाहें तो उत्पादन OQ2 पर कर सकते थे, लेकिन ये न्यूनतम लाभ के स्तर को पूरा नहीं करता, इसलिए उत्पादन की क्रिया बॉमन में OQE ये संतुलन का उत्पादन स्तर है, संतुलन बिंदु है, और इसी पर उत्पादन की प्रक्रिया R2 पर होगी। भले अभी कुल रेवेन्यू बढ़ती दर से यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, पर हम जो रेवेन्यू हम प्राप्त करेंगे वो R2 QE के बराबर, ताकि ये हम लाभ का स्तर, जो न्यूनतम लाभ का स्तर है उसको प्राप्त कर सके, न्यूनतम लाभ की रेखा को हम प्राप्त कर सके। इसलिए OQ1 बिंदु पर हम उत्पादन करेंगे। बॉमन के इस ग्राफ से एक चीज स्पष्ट हो रही है कि यदि हम फर्म के विश्लेषण, यदि हम फर्म के अधिकतम लाभ को उद्देश्य मानते तो हम कहाँ उत्पादन करते, तब हम उत्पादन करते OQ1 पर, और लाभ कितना कमा रहे होते, टोटल रेवेन्यू कितना होता, Q1 R1। लेकिन बॉमन क्या कह रहे हैं, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, अधिकतम बिक्रीकरण, तो वो उत्पादन क्या कर रहे हैं, OQ1 नहीं OQE, ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं और ज्यादा रेवेन्यू भी प्राप्त कर रहे हैं, ज्यादा रेवेन्यू भी प्राप्त कर रहे हैं और ज्यादा उत्पादन भी प्राप्त कर रहे हैं, और ज्यादा उत्पादन बाजार में ज्यादा कई लोगों के पास जा रहा है। इस तरह से हम देखें कि जो बॉमन का सिद्धांत है वो ज़्यादा तार्किक है, और सीमांतवादी अर्थशास्त्रियों के लाभ, अधिकतमीकरण लाभ उद्देश्य की तुलना में ज़्यादा बेहतर सिद्धांत है और ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। इसके लिए अब हमें कुछ चीज़ों को समझना है कि बॉमन जो अधिकतमीकरण की बात करते हैं उसमें ये ध्यान में रखते हैं कि जो न्यूनतम लाभ प्रतिबंध है ये बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूनतम लाभ रेखा कि न्यूनतम लाभ रेखा का स्तर क्या होगा, फर्में न्यूनतम लाभ OM करेंगी या और कुछ ऊपर बढ़ाएंगी, यदि और ऊपर बढ़ाएंगी तो फिर उत्पादन और कम हो जाएगा। तो इस पूरे विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यूनतम लाभ का स्तर क्या होगा, और न्यूनतम लाभ के स्तर को तय करते हैं प्रबंधक, तय करते हैं शेयर होल्डर्स, और इस तरह से इस पूरे सिद्धांत को हम समझते हैं। थैंक यू।